प्यारे बच्चों, अध्याय 2 का भाग 2 यानी कि आय, व्यय और बचत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 का भाग 1 जिसमें हमने जाना था आय का अर्थ, आय की परिभाषा और आय के प्रकार। अब आज उसके आगे जानेंगे। आज हम जानेंगे पारिवारिक आय के स्रोत या साधन। स्रोत या साधन क्या है? जिस माध्यम से परिवार के मुखिया को धन प्राप्त होता है वही आय के स्रोत कहलाता है। अब ये कुछ भी हो सकता है। अलग अलग परिवारों में आय के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी परिवार में मजदूरी हो सकता है आय का स्रोत, किसी परिवार में पेंशन या वेतन, किसी परिवार में कृषि काम होता है, किसी के यहाँ हस्तकला व्यवसाय, कहीं पर कुटीर उद्योग धंधे जैसे चिप्स, पापड़ आदि बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, उस माध्यम से पैसे आते हैं घर में। और किसी परिवार में पशुपालन किया जाता है और उपहार भी आय का स्रोत समझा जाता है। जैसे कभी आपका बर्थडे हो या मुंडन संस्कार हो या कर्ण छेदन हो, आप सबको पता है कि इसमें रिश्तेदार और गांव के लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ उपहार दे जाते हैं, यह भी आय के स्रोत में आता है। इसके बाद अगला आता है व्यय। व्यय किसे कहते हैं? तो व्यय आप सभी व्यय से भी परिचित हो चुके हैं कि व्यय का क्या तात्पर्य है। तो व्यय अपनी आय का आवश्यकताओं के लिए खर्च करना ही व्यय कहलाता है। कि किसी निश्चित अवधि यानी कि समय में परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आय को खर्च करना ही व्यय कहलाता है। अब पारिवारिक व्यय के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि पारिवारिक खर्च के कितने प्रकार होते हैं, तो आइए समझते हैं। पारिवारिक व्यय कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ व्यय निश्चित होते हैं। निश्चित व्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे दूध का किराया, मकान का किराया, दूध का बिल, मकान का किराया, बच्चों के फीस स्कूल के लिए और बिजली का बिल, ये सब निश्चित व्यय होते हैं कि महीने में इतना देना ही देना है। अर्ध निश्चित व्यय, कुछ व्यय ऐसे भी होते हैं जो पूर्णतः निश्चित नहीं होते हैं। जैसे वस्त्रों पर होने वाला व्यय, वस्त्र हम खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, यह अनिश्चित होता है। मन हुआ तो खरीद लिया, मन हुआ या आवश्यकता हुई तो खरीद लिया, नहीं तो उसको टाला भी जा सकता है। और जैसे भोजन पर होने वाला व्यय, भोजन पर होने वाला व्यय कुछ तो आवश्यक व्यय है, परंतु कुछ जो हम अपने टेस्ट के लिए करते हैं कि हमें आज ये खाना है, ये अर्धनिश्चित होता है। और अगला है अन्य व्यय, जैसे गाड़ी है, मनोरंजन है, विलासिता संबंधी व्यय है, ये सब अन्य व्यय के अंतर्गत आते हैं। आकस्मिक व्यय भी एक प्रकार होता है व्यय का। आकस्मिक व्यय के अंतर्गत जैसे कभी दुर्घटना हो गई, कोई परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, ये तो आकस्मिक हो गई ना, तो इस पर जो धनराशि व्यय की जाएगी वो आकस्मिक व्यय के अंतर्गत आती है। परिवार में कोई सदस्य कोई मेहमान आ जाए, उसकी खातिरदारी में कुछ व्यय हो जाता है, तो ये सब आकस्मिक व्यय। तो इस प्रकार से व्यय के कितने प्रकार हो गए? 4। निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, अन्य व्यय और आकस्मिक व्यय। अगला आता है पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। तो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। जैसे परिवार की कुल आय, परिवार की आय जैसी होगी हमारे परिवार में व्यय भी वैसा ही होगा। परिवार का व्यय परिवार की आय के हिसाब से, कम आय है तो कम व्यय, अधिक आय है तो अधिक व्यय बढ़ता ही जाता है। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक आय पारिवारिक व्यय को प्रभावित करती है। परिवार का स्वरूप भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। जैसे अगर छोटा परिवार का स्वरूप कैसा है? परिवार का स्वरूप मुख्यतः 2 होता है, एक एकाकी परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार के विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ सार रूप में आप समझ लीजिए, एकाकी परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, यानी कि पति पत्नी उनके बच्चे रहते हैं, वो एकाकी परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता, चाची चाचा, दादी दादा सभी लोग रहते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। तो परिवार में सदस्यों की संख्या के हिसाब से भी पारिवारिक व्यय प्रभावित होता है। परिवार की रूढ़ियां, अगर परिवार रूढ़िवादी है तो उससे भी परिवार का व्यय प्रभावित होता है। परिवार का रहन सहन का स्तर भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। बालकों की संख्या भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करती है। अधिक बच्चे तो अधिक व्यय होगा, कम बच्चे हैं तो व्यय कम होगा। ये क्या 2 बच्चे हैं तो कम व्यय करना पड़ेगा, और अधिक बच्चे 4-6 बच्चे हैं तो अधिक व्यय करना पड़ेगा। भोग विलास से संबंधित वस्तुएं भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करती हैं। अगर साधारण परिवार है तो व्यय कम, अधिक भोगी विलासी परिवार है तो व्यय अधिक होता। आवासीय क्षेत्र, जैसे आवास आपका मतलब घर आपका किन क्षेत्र में है, जैसे शहर में है या फिर
ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अधिक व्यय होता है और ग्रामीण क्षेत्र में कम व्यय होता है। तो आवासीय क्षेत्र भी आपके पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत व्यवसाय, जैसे व्यवसाय क्या है, कौन सा व्यवसाय करता है कोई, तो व्यवसाय के हिसाब से भी जो है पारिवारिक व्यय प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कोई वकील है तो प्रैक्टिस करता है, उसको अच्छी अच्छी किताबें खरीदने के लिए, अध्ययन के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो व्यय जो कि महंगी पड़ती हैं, तो व्यवसाय भी व्यय को प्रभावित करता है। विभिन्न आपदाएं, जैसे मान लीजिए आकस्मिक कोई आपदा आ गई, जैसे आप लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं अक्सर वहां पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से क्या सब कुछ नष्ट हो जाता है, बाढ़ तो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो ऐसे में क्या है कि व्यय प्रभावित होता है, अनावश्यक व्यय आ जाता है अचानक से। तो उस पर इस तरह से आपदाएं व्यय को प्रभावित करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है गृह स्वामी या गृह स्वामिनी का विवेक। मुखिया घर का जितना ही बुद्धिमान होगा व्यय हमारा उसी हिसाब से प्रभावित होगा। बुद्धि यदि अच्छी है तो उसका प्रबंधन अच्छा होगा, है। अगर कम बुद्धि का है, अच्छा प्रबंधन नहीं करना जानता, तो अधिक व्यय। अगला है पारिवारिक व्यय को नियंत्रित करने के कारक। तो आप पहले भी इससे परिचित हो चुके हो कि कैसे हम व्यय को नियंत्रित करें। पारिवारिक व्यय को नियंत्रित करने के लिए विवेकपूर्ण व्यय करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। सोच समझकर खर्च किया जाए, मितव्ययता का पालन किया जाए, जैसे कि अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, ये नहीं कि बिना विचार किए ही खर्च किया जाए। ठीक। अब पारिवारिक बचत, हम देखिए भारतीय परिवार में क्या है कि हम आज के बारे में तो सोचते नहीं केवल कि आज कमाया आज खाया, ऐसा हमारा दर्शन नहीं है। हम आज कमाते हैं पर हम आज के विषय में कम, लेकिन भविष्य के विषय में अधिक सोचते हैं। तो बचत की अवधारणा भविष्य से जुड़ी हुई है। जो हम बचाते हैं, अपनी आय का जो हिस्सा हम बचाते हैं, उस पर केवल हम उसको भविष्य को फोकस करते हैं कि हम अपने भविष्य में इन पैसों से ये काम करेंगे। तो हमारे सब भारतीय समाज में भविष्य को सुरक्षित करने की अवधारणा शुरू से रही है, तो उसी पर हम भी चलते हैं, आज भी हम सब चलते हैं। तो इसलिए बचत आवश्यक है। अब बचत की आवश्यकता, महत्व या लाभ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस अध्याय में भी पढ़ना है, तो हम लोग इसको थोड़ा जल्दी समझेंगे, मतलब कम विस्तार से समझेंगे। तो आवश्यकता क्या है बचत की, या लाभ या महत्व एक ही बात है। कुछ भी आपसे पूछा जाए, बचत की आवश्यकता, बचत के लाभ या बचत का महत्व, तो सारे का आंसर एक ही लिखना है। कई बार आप प्रश्न अलग अलग देखते हो स्वरूप, आप परेशान हो जाते हो कि आपको क्या लिखना है, इस प्रश्न में हम क्या लिखें, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो कई बार होता है प्रश्न भले घुमा कर पूछा जाए, बट उत्तर उसका सेम होता है, उत्तर एक ही होता है। तो ये बात आपको समझना होगा और आपको अपनी समझ इसी के अनुसार विकसित करनी होगी, क्योंकि अब आपको जो है बोर्ड एग्जाम देना है और समय भी आपके विपरीत है ना। नहीं तो अब तक आपकी क्लास चल रही होती प्रॉपर और आपने बहुत कुछ सीखा होता कि सामने से अगर क्लास चलती है तो उसका अलग ही प्रभाव होता है, पर असुविधाओं में यही बहुत है। तो इसमें आप अच्छा सीखने की कोशिश करिए। तो देखते हैं पारिवारिक बचत की आवश्यकता या महत्व या लाभ। इससे क्या होता है कि हमारे बचत से क्या होता है, पारिवारिक बचत से परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, निरंतर हम समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, आकस्मिकताओं से सुरक्षा। आकस्मिकता यानी कि आकस्मिक होने वाली घटनाओं से भी सुरक्षा देता है बचत। हमारी बचत अच्छी है, अब भविष्य में कोई भी दुर्घटना हो जाए या कोई कुछ भी ऐसा आ जाए, महंगाई में वृद्धि हो जाए या परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़ जाए या दुर्घटना हो जाए, तो हमारी बचत उस समय बहुत काम आती है। कर्ज के भार से सुरक्षा अगला पॉइंट है। कर्ज के भार से सुरक्षा, जैसे हमने बचा कर रखा है पैसा, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, हमारी बचत काम आ जाएगी। यदि जो है हम बचत नहीं किए रहेंगे, मान लीजिए परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले कर्ज लेना पड़ेगा, तभी हम उस दुर्घटना का सामना कर पाएंगे। इसलिए बचत आवश्यक हो जाता है। और बचत से राष्ट्रीय विकास में भी सहायता मिलती है। जो हमारे पैसे हम विनियोग कर देते हैं, यानी कि बैंक में जमा कर देते हैं, उससे राष्ट्र के विकास में भी सहायता मिलती है। परिवार तथा संपत्ति की सुरक्षा में सहायक,
भाई बचत है, अच्छी बचत है तो परिवार की सुरक्षा निश्चित रूप से है। भाई कोई भी आकस्मिक घटना हो गई तो उससे हमारे परिवार को सुरक्षा मिलती है। एक तरह से बचत हमारे परिवार की सुरक्षा की बीमा है, एक तरह से कह सकते हैं। आवास की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक, बचा हुआ धन हम भविष्य में उससे घर बना सकते हैं, बच्चों के विवाह कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे काम हम संपन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, नौकरी में है, तो वो जब नौकरी कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ बचा के रखता है। जब वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होता है तब वो धनराशि उसके काम आती है बुढ़ापे में। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वृद्ध हो गया या फिर विकलांग हो गया, कोई दुर्घटना हो गई तो वो कार्य करने लायक नहीं रह गया, तब उसके जीवन में कहाँ से अर्न करेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे उसका जीवन चलेगा। तो ये जो बचत ही है जो उसका जीवन चलाने में सहयोग करते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है बचत के विभिन्न साधन या माध्यम, या विनियोग के विभिन्न साधन या माध्यम। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए आपने जो कमाया उसका कुछ हिस्सा खर्च किया और कुछ बचा लिया, तो ये तो बचत हो गया। बचत घर में रखना, अगर जो पैसा आपने बचाया है इसको घर में रखिए, तो ये विनियोग नहीं कहलाता। विनियोग का मतलब है आप अपना पैसा ऐसी जगह निवेश करिए जिससे कुछ लाभ भी मिले, यानी कि ब्याज भी मिले। तो अगर आपने जो बचत किया आपने घर में रखे हैं तो क्या उससे कोई फायदा होगा, कोई ब्याज मिलेगा घर में रखे हुए पैसे से? नहीं। बैंक में जब हम पैसा रखते हैं तब उस पर हमें ब्याज मिलता है, ये कहलाता है निवेश या विनियोग। घर पे रखा हुआ धन निवेश या विनियोग नहीं कहलाता। बैंक में जमा धन जिस पर हमें कुछ ब्याज मिलता है वो कहलाता है निवेश या विनियोग। तो अब हम समझेंगे बचत के विभिन्न साधन या माध्यम, किन किन साधनों से हम पैसा बचाते हैं। तो आप मोस्टली जानते होंगे कि कैसे पैसा बचता है, चाहे हम डाकघर में जमा करें या फिर बैंक में। आपने डाकघर का भी नाम सुना होगा और बैंक का भी नाम सुना होगा। डाकघर में विभिन्न प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं और उसके अंतर्गत बचत खाता जैसे खोला जा सकता है, उसके अंतर्गत पैसे जमा करते हैं हम लोग। बचत खाता हो गया या राष्ट्रीय विकास पत्र खरीद लिया या किसान विकास पत्र खरीद लिया, सावधि जमा योजनाएं चलती हैं, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना, डाकघर की मासिक जमा आय योजना, ये सारी योजनाएं डाकघर संचालित करता है जिसके माध्यम से हम अपने पैसे जमा कर सकते हैं। उसके बाद है बैंक के माध्यम से बचत। हम अपनी बचत को बैंकों के माध्यम से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो बैंक में भी बचत खाता खोल सकते हैं, है ना। बचत खाता खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना जो है बैंक के माध्यम से संचालित की जा रही है। चालू खाता योजना, निश्चित अवधि जमा योजना, आवर्ती जमा योजना, तमाम प्रकार के खाते संचालित करते हैं बैंक, तो जिसके माध्यम से हम अपनी धनराशि को जमा कर सकते हैं। बैंक में खाता खोलने पर प्राप्त सुविधाएं, अगर आप बैंक में खाता खोलते हो तो बैंक आपको क्या क्या सुविधाएं देता है, आइए उसके बारे में जान लें। तो सबसे पहला है पासबुक या जमा पर्ची पुस्तिका भी इसको कहते हैं। पासबुक किसे कहेंगे? पासबुक एक छोटा बुक होता है, छोटी किताब होती है जो कि बैंक में खाता खोलने के पश्चात बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है खाता धारक को। जैसे मान लीजिए खाता धारक आप ही हुए, आपने अपना खाता खोला बैंक में, तो आपको बैंक द्वारा पासबुक मिलेगा। उस पासबुक में क्या होगा कि आपका नाम यानी कि खाता धारक का नाम लिखा होगा, पता लिखा होगा, खाता संख्या लिखा होगा और खाते में कितना रुपया जमा है ये लिखा होगा, और खाते में से आपने कितना रुपया निकाला, कितना जमा किया, इसका विवरण दिया होता है। उसके पश्चात होता है बैंक और आपको क्या सुविधाएं उपलब्ध कराता है, चेक बुक देता है। जैसे जिनके खाते में अधिक धनराशि होती है बैंक उनको चेक बुक उपलब्ध कराता है। चेक बुक ये भी एक छोटी कॉपी होती है जिस पर खाता नंबर लिखा होता है, जिस पर आप धनराशि भरकर हस्ताक्षर करके धन निकाल सकते हैं। चेकबुक कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाहक चेक या साधारण चेक, आदेशक चेक या ऑर्डर चेक, रेखांकित चेक या क्रॉस चेक, ट्रैवलर चेक या यात्री चेक, उपहार चेक। कुल मिलाकर के 5 प्रकार के चेक हमने बताया आपको। चेकबुक और पासबुक में अंतर, और चेकबुक और पासबुक के ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके हम डाल देंगे ताकि उससे आप और अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो ये अभी आप यहाँ सार रूप में समझिए और विस्तार रूप में एक दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप चेकबुक और पासबुक के बारे में विस्तार से जानेंगे। और एक सुविधा और उपलब्ध कराती है बैंक आपको पासबुक देती है, चेकबुक देती है और बैंक ही आपको एटीएम देती है। आप सबको पता है एटीएम को ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म ए से ऑटोमेटेड और टी से टेलर और एम से मशीन, तो एटीएम का पूरा नाम क्या हो गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो अब एटीएम बैंक द्वारा आपको एटीएम उपलब्ध कराया जाता है जिसके माध्यम से एटीएम से आप पिन जनरेट करके 24 आवर कभी भी आप पैसे निकाल सकते हैं और कहीं भी
कहीं भी अब है आपको कैश लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, आप एटीएम लेकर चलिए। आपको जहाँ भी धनराशि की ज़रूरत पड़े आप वहाँ एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। अब आगे बात आती है बैंकों में बचत खाता खोलने या धनराशि जमा करने से क्या लाभ होगा, हम बैंक में पैसे क्यों जमा करें। तो आइए जानते हैं बैंक में जमा करने से क्या फ़ायदा होगा। ब्याज की प्राप्ति, जैसे आपने जो भी रुपए जमा किए उस पर कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, यानी कि आपका पैसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पैसा बढ़ेगा तो लाभ हो रहा है कि नहीं। धन की सुरक्षा, जैसे आप घर पर पैसा रखते हैं तो आपका पैसा चोरी हो सकता है, खो सकता है, चूहा ही कुतर दे, है ना। बहुत अच्छी सुविधा नहीं है तो चूहा ही काट दे, आपका पैसा बेकार हो गया, या चोरी चला जाए या खो जाए। लेकिन आप जब बैंक में धन रखते हो तो क्या होता है कि आपके पैसे की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। आपने जितना जमा किया आपको उतना मिलेगा ही, यानी कि आपके धन की पूरी सुरक्षा रहती है। कभी भी धन निकालने की सुविधा देता है बैंक, आप कभी भी अपने पैसे निकाल सकते हैं। धन भेजने की सुविधा भी उपलब्ध कराता है आपको। आप यहाँ हैं, आपका कोई भी परिवार का सदस्य दिल्ली में रह रहा है या कहीं भी रह रहा है, देश के किसी हिस्से में रह रहा है, आप उसको बैंक के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में रखेंगे, हाथ से भेजना होगा तो कैसे, आपको लेके जाना पड़ेगा। लेके जा रहे हैं, पता चला रास्ते में किसी ने छीन लिया तो क्या होगा, इससे नुकसान हो सकता है ना। लेकिन बैंक हमें सुविधा उपलब्ध कराता है, हम कहीं भी भेज सकते हैं। देश की प्रगति में भी सहायक होता है। हमारे द्वारा बैंक में जमा किया गया धन देश की प्रगति, जब तक हम पैसे धन बैंक में रखे रहते तब तक देश की प्रगति में ही वो पैसा लगाया जाता है। तो इतने सारे लाभ हैं बैंकों में पैसा रखने के। सबसे पहला कि आपका खुद का फायदा होता है कि बैंक से ब्याज मिलता है, आपका धन बढ़ता रहता है। और दूसरी बात है चोरी होने, खो जाने और लुट जाने का भय नहीं होता। और अगला है और भी तमाम माध्यम होते हैं बचत को अपने विनियोग करने के। जैसे आपने बहुत ही पॉपुलर माध्यम है जीवन बीमा, आपने सुना होगा। जीवन बीमा के माध्यम से भी पैसे जमा कराए जाते हैं, जो कि किस्तों में जमा कराए जाते हैं और जीवन को इससे सुरक्षित किया जा सकता है। और एक प्रकार होता है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, और उसके बाद तमाम कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो कि लोग खरीदा करते हैं। तो ये सभी तरीके हो गए बचत को विनियोग करने के। तो कुल मिलाकर के आज हमने आय, व्यय और बचत के बारे में जाना, और बचत को कैसे हम और सुरक्षित करें और कैसे उससे हम लाभ कमाएं। तो उसके बारे में हमने डाकघर की तमाम योजनाएं, बैंकों के द्वारा संचालित तमाम योजनाओं के बारे में जाना। आज का क्लास यहीं तक। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे।